हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये चैप्टर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल तो है, नो डाउट पूरी ह्यूमन फिजियो कॉन्सेप्चुअल है, बट इसमें कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैप्टर में दो सिस्टम्स डिस्कस किए गए हैं, एक तो मस्कुलर सिस्टम और एक बोन यानी स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में जो हमारी बोन्स हैं, हमारे बोन्स का जो बॉडी में अरेंजमेंट है, नंबर है, नेम्स हैं, उनको याद तभी आप कर पाएंगे जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसे बीच बीच में रिवाइज जरूर करना, स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट, तभी आप नीट में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और लास्ट 3 इयर्स से एनटीए इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें मसल्स एंड बोन्स दोनों से रिलेटेड चीजें हैं, हम लोग साथ साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और जितना हो सकेगा एनसीईआरटी के डायग्राम से मैं आप लोगों को चैप्टर रिवाइज भी करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाया है, भाई बोन्स का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में, वो तो हम इमेजिन कर लेते हैं, बट ये आपने कभी इमेजिन किया है कि मसल्स हमारी बॉडी में किस तरह प्रेजेंट है? मसल्स ऐसा नहीं है कि बॉडी के किसी एक लिमिटेड पार्ट में है, हमारे हेड से लेकर टो तक हर पार्ट में बच्चों मसल्स प्रेजेंट होती हैं। बट ऑब्वियस ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं अभी यहाँ पर इस फिगर में, ये कहीं ना कहीं बोन्स से अटैच हैं, तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स दिखाई है यहाँ पर। ठीक है, पूरी बॉडी में है, देखो स्केलेटल मसल्स भी, नॉट ओनली लिम्स बल्कि हमारे फेस, ये जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये हमारे कंट्रोल में ही तो होते हैं, तो ये भी हमारे स्कल से अटैच रहती है, तो इसलिए ये भी स्केलेटल मसल्स की कैटेगरी में आती है। हमारे नेक के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो नेक में भी कई सारी मसल्स होती हैं बच्चों, आपको सारी मसल्स डिटेल में नहीं पढ़नी है इस चैप्टर में, ना ही कहीं दे रखा है, ना ही नीट में पूछेंगे उनके नाम, बट जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि मसल्स कैसे प्रेजेंट है। तो ये भी हमारी स्केलेटल मसल्स हुई। बैक के जो हम मूवमेंट्स करते हैं, तो वो वाली मसल्स कहीं ना कहीं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, वो भी स्केलेटल मसल्स हुई। इवन हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन पे भी बच्चों स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एब्डोमेन है उसमें हम इंटरनली तो हमें पता है जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें जो मसल्स हैं वो तो इनवॉलंटरी है, बट ऑब्वियस है ना, या यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। लेकिन जो एब्डोमिनल वॉल का बाहर का सरफेस है, स्किन के जस्ट अंदर हम जाएंगे, तो वहां पर जो मसल्स है ना, वो एब्डोमिनल मसल्स कौन सी हैं? वो स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अलग अलग जो भी अलग अलग सब बोन से अटैचमेंट है, मैं आपको सबके अटैचमेंट नहीं बता रही हूँ, बट जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स हमारे हेड से लेकर टो तक हर जगह हैं, और वो मसल्स ही स्केलेटल कहलाएंगी जो किसी ना किसी बोन से अटैच है। तो एक बार बच्चे पूछते हैं कि मैम टंग कैसे स्केलेटल मसल हुई, तो आपको ध्यान रखना है, टंग जो है अंदर की तरफ हायोइड बोन से अटैच होती है, तो वो भी स्केलेटल ही तो है, टंग आपके कंट्रोल में ही तो मूवमेंट करती है, ऐसा तो नहीं अपने आप बोलना शुरू कर देती है। ओके, तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, और मेनली इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में ओनली स्केलेटल मसल्स ही डिस्कस की गई है बच्चों। जो मसल्स के 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, वो तो आप एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स कैसे काम करती हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, और स्केलेटल सिस्टम में बोन से रिलेटेड ज्यादा चीजें, आप कई बच्चे मैंने देखा है कि बोन्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक चीज, इतना नहीं पढ़ना, एमबीबीएस में ऑस्टियोलॉजी सब्जेक्ट आएगा आपके एनाटॉमी के साथ, वहां पे पढ़ लेना। अभी तो बस जो एनसीईआरटी में की पॉइंट्स है ना, बोन्स के नाम है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्शंस हैं, बस उन्हें याद कर लो, मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में। मार्क द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, आपको पता है आजकल एनटीए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है। नीट 2022 में तो कई क्वेश्चंस आए थे, असर्शन रीजन टाइप भी, स्टेटमेंट टाइप भी, और मैच द कॉलम टाइप भी। ओके, तो देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 तरह के मसल फाइबर्स दिए हैं, फास्ट मसल फाइबर एंड स्लो मसल फाइबर। तुम्हारी बुक में एक्चुअली क्या होता है, जो मसल फाइबर का मतलब समझते हो क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रखना। मसल फाइबर इज द नेम, अनदर नेम फॉर मसल सेल, क्योंकि मसल सेल, हम स्केलेटल मसल्स के रेफरेंस में ही बात करेंगे जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मसल सेल सिलिंड्रिकल होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, नॉर्मल सेल्स की तरह स्फेरिकल नहीं होती हैं, इसलिए मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। रिमेंबर दिस। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि मसल फाइबर, मसल सेल्स के अंदर कुछ फाइबर्स होंगे, नहीं, मसल सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और
यानी बिल्कुल जैसे कि कोई भी रॉड है ना, बिल्कुल रॉड की तरह होगी। 3D में आप इमेजिन करें भाई, अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह, न्यूक्लिया वगैरह सब कुछ होगा जो भी सेल में होता है। तो ये जो मसल फाइबर है या मसल सेल है, अगर इस मसल सेल में मायोग्लोबिन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, यू नो मसल्स का पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन है वैसे मसल्स में मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है और जब भी मसल को जरूरत पड़ती है उसको वो देता रहता है। ब्लड से तो मिल ही रही है, मायोग्लोबिन भी देगा, ठीक है। तो अगर इस मसल सेल में मायोग्लोबिन ज्यादा है जो कि रेड कलर का है, तो इस मसल फाइबर का कलर कैसा दिखेगा आपको? डार्क रेड दिखेगा। तब तो आप उसे कहते हैं आरएमएफ, रेड मसल फाइबर। और अगर मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है तो वो मसल फाइबर रेडिश ना दिख के पेल कलर का दिखता है, इसलिए उसको कहते हैं व्हाइट मसल फाइबर। एग्जैक्टली व्हाइट नहीं बट लेकिन बहुत पेल येलोइश टाइप या बहुत हल्का रेड कलर का दिखता है, तो उन्हें व्हाइट मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत शॉर्ट में आपके पैराग्राफ दे रखा है कि एनसीईआरटी में लास्ट में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद वहां पे इन दोनों के बारे में बहुत थोड़ा सा बता रखा है। बट ये भी याद रखना कि आरएमएफ और डब्ल्यूएमएफ में से ज्यादा मायोग्लोबिन किसके पास है? रेड मसल फाइबर के पास है ना। तो रेड मसल फाइबर्स को हम पता है क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम है स्लो मसल फाइबर्स। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को लगता है रेड मसल फाइबर जिसके पास ज्यादा मायोग्लोबिन है उसे फास्ट करना चाहिए, वो जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। नहीं, हमारी बॉडी में जनरली जहां पर भी हमें प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट्स करने होते हैं ना, जैसे हमारी बैक के फाइबर्स, हम जैसे बहुत टाइम तक खड़े हैं या बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी बैक की मसल्स प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करती हैं। तो उन्हें लॉन्ग टाइम तक बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें ज्यादा देर तक एक्टिव रहना पड़ता है। तो ज्यादा देर तक एक्टिव रहने के लिए वो धीरे धीरे काम करती हैं, स्लो मसल फाइबर्स होती है। भाई ज्यादा देर तक काम करेंगी तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा नहीं जल्दी जल्दी उन्होंने एटीपी बना ली और खर्च कर दी। उनको प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन करना है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहना है, इस वजह से उनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है और जो भी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा वो स्लो तो होगा ही। भाई तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे है ना 10 किलोमीटर चल के कहीं जाना है, मैं बहुत तेजी से भाग रही हूँ, तो थोड़ी सी दूर में ही ना 1-2 किलोमीटर में मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगी, बल्कि 1-2 किलोमीटर भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे आराम से वॉक करते हुए फ्रेंड के साथ चलते रहूं, बातें करते रहूं, तो 10 किलोमीटर कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत थकान होगी, है ना। यानी कभी भी हम अगर लॉन्ग एक्शन करना चाहते हैं तो वो हमें आराम आराम से करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा ही चल के जाना है, बस थोड़ी सी दूरी पर जाना है, तो फटाफट तेजी से भी कर लो तो काम चल जाएगा। वही हमारी मसल्स में थ्योरी याद रखना कि जो हमारे आरएमएफ है वो स्लोली काम करते हैं, बट स्लोली कैसे काम करते हैं? प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए काम करते हैं, इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा कब मिलेगी? जब उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तभी तो फूड का एरोबिक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ये तो रेड मसल फाइबर्स के लिए याद रखना है। यानी इनमें फटीग बहुत ही कम आएगा। भाई फटीग का मतलब क्या होता है? जब हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दें और लैक्टिक एसिड बन जाए तभी तो फटीग आता है। तो जनरली ये मसल्स देर से थकती हैं बहुत, जब बहुत ही, अब जैसे आपको लगता है अब तो 4 घंटे एक ही पोज में हो गए बैठे बैठे, फिर आपको थोड़ी थकान फील होती है तो आप अपना पोस्चर चेंज करते हो, तो फिर उस वक्त आपकी वो मसल्स रिलैक्स पोजीशन में चली जाती हैं और दूसरी मसल्स एक्टिव पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है, और व्हाइट मसल फाइबर्स कहां पर है? व्हाइट मसल फाइबर जैसे हमारी आई बॉल की मसल्स, या फिर जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा छोटी चिड़िया, मैना वगैरह, स्पैरो क्या करती है? थोड़ा सा उड़ती है फिर बैठ जाती है, थोड़ा सा उड़ती है फिर बैठ जाती है, क्योंकि उनके विंग्स में व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा होते हैं। जबकि ईगल वगैरह जो होते हैं, जो ऊंची उड़ान ऊपर बहुत टाइम तक भरते रहते हैं, उनमें उनके विंग्स में रेड मसल फाइबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट मसल फाइबर्स की क्या थ्योरी है? व्हाइट मसल फाइबर्स को फास्ट मसल फाइबर्स बोलते हैं बच्चों। ट्विच मतलब फटाफट मूवमेंट करते हैं, और फास्ट मूवमेंट करने की वजह से कैसे करेंगे? फास्ट तो होगा ही वो मूवमेंट, बट क्विक मूवमेंट होगा, प्रोलॉन्ग नहीं, क्विक। फास्ट एंड क्विक का मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, एंड क्यों ये रुक गए थोड़ा सा मूवमेंट करके? क्योंकि इनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, लिमिटेड एनर्जी है, क्योंकि मायोग्लोबिन भी कम है। समझ में आ गई क्या बात? तो मायोग्लोबिन जिनके पास कम होगा वो क्विक एक्शन करेंगे, छोटे एक्शंस करेंगे, ट्विच एक्शंस करेंगे, इसलिए इनको ट्विच फाइबर्स भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, तो अब मुझे बताओ तुम कि फास्ट मसल फाइबर को किससे मैच करोगे? तो फास्ट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा है या लैक्टिक एसिड बनने के चांसेस ज्यादा है?
ये क्यों थक रहे हैं जल्दी जल्दी? क्योंकि इनके पास ज्यादा मायोग्लोबिन तो है नहीं, यानी ये ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। इनमें हमेशा ध्यान रखना मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से बार बार लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये थक जाते हैं। ठीक है, तो फास्ट मसल फाइबर को किससे मैच करोगे? लैक्टिक एसिड से। और स्लो मसल फाइबर, जो रेड मसल फाइबर का दूसरा नाम है, उसको मैच करोगे मायोग्लोबिन से। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार इसमें गलतियां करके आ जाते हैं आप, बट नहीं होनी चाहिए अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक शॉर्ट नोट्स में एक टेबल बना देना आरएमएफ और डब्ल्यूएमएफ के, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताए वो लिख देना। ठीक है, देन एक्टिन फिलामेंट को किससे मैच करेंगे? आपको पता होगा आई बैंड, और सार्कोमियर तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ए को मैच करना है सेकंड से, बी को मैच करना है फर्स्ट से, सी को मैच करना है फोर्थ से, एंड डी थर्ड, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, है ना, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार मसल्स का स्ट्रक्चर रिवाइज करा देती हूँ, जिससे तुम्हें पूरा टॉपिक ये जो है ना वो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ध्यान से समझना। देखो हम क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में, हम मेनली स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। अब स्केलेटल मसल यानी बोन से कनेक्टेड है, तो ये एक बोन है। इस डायग्राम से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरी मसल का स्ट्रक्चर एक साथ। बोन से जब मसल कनेक्ट होती है तो तुम्हें पता होना चाहिए वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? टेंडन के थ्रू। ठीक है, डायग्राम इज विजिबल टू यू ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टेंडन के थ्रू कनेक्ट होती है ये। ठीक है, एक सेकेंड नाउ, काफी हद तक ठीक है। ओके, तो ये टेंडन के थ्रू कनेक्ट होता है, और तो टेंडन तो तुम्हें समझ में आई गया, मसल और बोन के बीच का जंक्शन हुआ। अब जब आप बोलते हो ना एक मसल, तो एक्चुअली में आप किसकी बात कर रहे होते हो? आप एक मसल सेल की बात नहीं कर रहे होते हो। एक मसल का मतलब होता है जो बहुत सारे मसल बंडल से बनी है, और एक मसल बंडल का मतलब होता है जो बहुत सारी मसल सेल्स से बनी है। कैसे? दोबारा सुनो। सपोज करो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन जो है ना उसको मैं एक मसल सेल मान रही हूँ, सिंगल मसल सेल या मसल फाइबर भी बोल दूं मैं उसे। अब मैंने ऐसे 10 पेन लिए और उन्हें बांध दिया आपस में, तो एक बंडल बन गया क्या पेन्स का, तो वो बन गया मसल बंडल। अब ऐसे मैंने 5 बंडल्स उठा लिए, ठीक है, 10-10 पेन के 5 बंडल्स उठा लिए और उन 5 बंडल को फिर से बाहर से बांध दिया, तो ये बनी हमारी मसल। समझ में आई बात? सबसे बाहर मसल है, मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, और हर बंडल के अंदर बहुत सारी मसल सेल या मसल फाइबर है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और तीनों में ही लेयर्स भी हैं। कैसे? जो सबसे बाहर वाली है मेन मसल, उसकी लेयर को कहते हैं एपिमाइशियम। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं पेरीमाइशियम। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों उसको? मैं पहले सही बोला था, आई थिंक एपिमाइशियम। इन्होंने गड़बड़ किया दिया है क्या डायग्राम में? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे से कंफ्यूज हो रहे थे। एपिमाइशियम, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला मेन जो है पूरी की पूरी मसल, उसको कवर करते हुए जो कवरिंग है वो एपिमाइशियम। अब हर बंडल, जो बंडल है, जो मैंने आपको कहा था 10 पेन्स को मैंने इकट्ठा किया, उनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उसका नाम है पेरीमाइशियम। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर पेरीमाइशियम। और हर मसल सेल जो है ना, जो सिंगल पेन है मेरे पास, उसके चारों तरफ भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसे कहते हैं एंडोमाइशियम। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो ये 3 लेयर्स जो हैं उन्होंने इन फाइबर्स को, मतलब इन बंडल्स को या मसल को पैक कर रखा है। अब हमें इस मसल सेल की बारे में बात करनी है ना, सिंगल सेल के बारे में। तो अगर हम इस सिंगल सेल को निकाल के देखें तो जैसा कि किसी भी नॉर्मल सेल में होता है, क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो मसल सेल है वो हमेशा एक तो सिलेंड्रिकल होगी, रॉड की तरह होगी, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिंसिशियम कंडीशन होती है। तो अगर आप एक मसल सेल को देखेंगे ना, ये पूरी आपको एक मसल सेल निकाल के दिखाई है, तो इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं बल्कि मेनी न्यूक्लियाई होंगे, देखो, और वो भी पेरिफेरली होंगे, जस्ट प्लाज्मा लेमा के नीचे। प्लाज्मा लेमा मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सार्कोलेमा भी कह सकते हो। यानी अगर मैं एक मसल सेल को ड्रॉ करूं 2D में, तो इस तरह से ये मैंने बना दी उसकी सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा के जस्ट अंदर की तरफ आपको मिलेंगे न्यूक्लियाई, है ना, पेरिफेरी पर। ठीक है, और अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसे हम कह देंगे सार्कोप्लाज्म। सार्को वर्ड स्केलेटल मसल के रेफरेंस में यूज होता है। ठीक है, प्लस इसमें एक और स्पेशल चीज देखने को मिलती है जो ER होती है सेल्स में। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स की सेल में
ईआर का एक पूरा नेटवर्क होता है, ऐसे चारों तरफ ना पूरी मसल सेल में चारों तरफ अंदर तक उसके हैंगिंग कर्टेन्स टाइप बहुत डेंस अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार आया है। ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर की स्ट्रक्चर पूरी मसल सेल में है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। याद कर लेना अच्छे से, इनके अंदर खूब सारे कैल्शियम आयंस भरे हुए हैं, क्योंकि जब भी मसल्स काम करेगी उसको कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन अब एक और स्पेशल चीज जो इस मसल सेल को बाकी सेल से अलग बनाती है वो क्या, कि इस मसल सेल में ना बिल्कुल ये लॉन्जिट्यूडनली है, तो इसके पैरेलल ऐसे बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर से अगेन, यानी नॉर्मली मैं एक पेन को एक मसल सेल मान रही हूँ, एक पेन में एक ही रिफिल होती है, बट यहां पर आप ऐसा समझ लो कि उस पेन के अंदर बहुत सारी रिफिल्स हैं, और हर रिफिल को मैं कह रही हूँ मायोफाइब्रिल। रिफिल तो हॉलो होती है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रॉड्स हैं वो क्या है, मायोफाइब्रिल्स, ध्यान रखिएगा। तो अगर एक मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है ना, बहुत सारी रिफिल्स हैं, ये क्या बनाए मैंने, दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। तो अगर मैं एक मायोफाइब्रिल को खींच के निकाल के देखूं, ये निकाल लिया, ये पूरा मायोफाइब्रिल है, ये खुद किसका बना है, तो ये मायोफाइब्रिल बना है बच्चों एक्टिन एंड मायोसिन का, और इन दोनों को कहते हैं मायोफिलामेंट्स। एनसीईआरटी में छोटी सी गलती कह लो या जो भी है प्रिंटिंग मिस्टेक, कि एनसीईआरटी में मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट को और करके लिख रखा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मायोफाइब्रिल तो मसल सेल्स के अंदर है, और इस मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो इस मायोफाइब्रिल में एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मतलब ये मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट्स किस, कौन से मायोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स के बने हुए हैं। देखो निकाल के दिखा रखा है ना आपको, सब एक दूसरे के पैरेलल है, पूरी मसल, उसके पैरेलल बंडल, बंडल के पैरेलल मसल सेल, हर मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल, हर मायोफाइब्रिल में बहुत सारे एक्टिन मायोसिन, सब एक दूसरे के पैरेलल है ना। अगर हम सबको खड़ा करके देखें तो सब ऐसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई क्या। अब हमें अगर ये समझना है, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये सार्कोमियर क्या होता है, तो अब है ना इस मायोफाइब्रिल को स्टडी करना पड़ेगा मुझको। मसल सेल के अंदर जो मायोफाइब्रिल है ना, एक मायोफाइब्रिल को निकाल कर, जो येलो कलर से ड्रॉ किया है मैंने, उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए इसे हॉरिजॉन्टली लेटा दिया, जो आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम है। ठीक है, यानी अगर इसमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ऐसे थे, तो अब आपको एक्टिन मायोसिन भी तो ऐसे ही दिखेंगे ना, हॉरिजॉन्टली दिखेंगे। तो ऐसा मत समझना कि ये 90 डिग्री के एक्सेस पर है। अगर ये अगर मायोफाइब्रिल ऐसा है तो मायोफाइब्रिल के ही पैरेलल है मायोफिलामेंट्स भी। अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, इनका अरेंजमेंट जब मैं समझूंगी तो क्या होगा, 90 डिग्री पर मुझे पता है क्या दिखेंगी, 90 डिग्री के एंगल पर मुझे कुछ जिगजैग लाइंस इसमें दिखेंगी, जिन्हें आप कहते हैं जेड लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही मायोफाइब्रिल पर कई सारी जेड लाइंस नजर आएंगी, जिगजैग लाइंस होती हैं, इसलिए उनको जेड लाइंस कहते हैं। ठीक है, और दो जेड लाइंस की जो लेंथ है, दो जेड लाइंस के बीच का जो पार्ट है इंक्लूडिंग जेड लाइन, उसे आप कहते हैं सार्कोमियर। क्या है वो सार्कोमियर, एनसीईआरटी के डायग्राम से कोरिलेट कर लेना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो जिगजैग लाइन है ना, हर जिगजैग लाइन से ऑल्टरनेटिवली एक्टिन फिलामेंट जुड़े रहते हैं। जैसे अगर ये एक जिगजैग लाइन है तो एक एक्टिन फिलामेंट इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, फिर एक इधर, समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हर जेड लाइन से दोनों तरफ एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, राइट लेफ्ट। और जहां तक एक्टिन फिलामेंट इस तरह से होते हैं कि वो टच नहीं करते एक दूसरे को, दूर रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले एक्टिन फिलामेंट आ गए, ऐसे 3D में है बहुत सारे, हम ऐसे नहीं कह सकते कि 4 है, कितने अलग नंबर होता है इनका। ओके, और जो बीच में जगह बची, मतलब एक एक्टिन फिलामेंट्स की लेंथ, दूसरी ये वाले, इनके बीच में जो जगह बची ना, वहां पर एक मायोसिन फिलामेंट है। ये किससे अटैच है, ये जेड लाइन से अटैच नहीं है। ये मायोसिन फिलामेंट के लिए बीच में एक एम लाइन भी होती है। ठीक है, वो बहुत हल्की होती है तो अच्छे से नहीं दिखती, आप देखना एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाई है हल्की सी, वो जो एकदम वो वाला एक डायग्राम है ना, मैं इसमें लेना भूल गई आपके एनसीईआरटी में, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा दिस वन। ठीक है, ये देखो, तो इसमें आपको ये जो दिख रही है तो जेड लाइंस है ना, इन जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट्स अटैच है, और ये जो आपको दिख रही है ना, ये पूरा दाग नहीं, सिर्फ इसके सेंटर वाला पार्ट, दिस वन ओनली। ठीक है, ये है कौन सा पार्ट,
ये है एम लाइन, जिससे कि मायोसिन फिलामेंट सारे अटैच होते हैं। ओके, तो इस तरह से सार्कोमियर समझ में आया। तो एक्टिन फिलामेंट और उनके बीच बीच में मायोसिन फिलामेंट्स। डन। अब इसमें एक चीज देखना आप कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, इनके एक दूसरे को कहीं कहीं ये ओवरलैप कर रहे हैं और कहीं कहीं नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो कि अगर ये एक्टिन फिलामेंट है दोनों तरफ, तो ये वाला जो जोन है एक्टिन फिलामेंट्स का, दिस जोन जेड लाइन के जस्ट पास पास वाला, वो मायोसिन से ओवरलैप नहीं हो रहा ना। तो ये वो जोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट ही आपको दिखेंगे, मायोसिन नहीं दिखेंगे। इसे कहते हैं आप लाइट बैंड। यानी जो लाइट और डार्क बैंड्स की हम बात करते हैं ना, वो मायोफाइब्रिल के 90 डिग्री के एक्सिस पर नजर आते हैं। अभी तक तो सारी चीजें पैरेलल चल रही थी, अब ये जो बैंड्स हैं वो ऐसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जोन जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, वो जोन क्या कहलाएगा? अगर मैं तुम्हारी एनसीईआरटी के डायग्राम में बताऊं ना तुमको, तो ये देखो, ये वाला जो जोन है जिसमें आपको सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिखेंगे, ये कहलाएगा आई बैंड। आई फॉर आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन सेम, एक ही तरह के फिलामेंट है, और ये लाइट कलर का दिखेगा, इसलिए इसको लाइट बैंड कह देते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये हो गया दिस वन। और जिस पार्ट में एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है, ये यूं कह लो मायोसिन की लेंथ के बराबर का जो पार्ट है ना, वो कहलाएगा बच्चों ए बैंड, यानी कि एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एनाइसो मतलब डिफरेंट, क्योंकि इसमें दोनों तरह के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, तो एनाइसोट्रॉपिक कह दो आप इसको, ठीक है। या क्योंकि इसमें दोनों दिख रहे हैं तो ये डार्क दिखता है, इसको डार्क बैंड भी कहते हैं। मैं तो ऐसे याद कराती हूँ बच्चों को, ए फॉर अंधेरा, डार्क, ठीक है। तो ए फॉर एनाइसो भी, जिससे आपको याद रहा एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, और आई फॉर आइसोट्रॉपिक यानी कि ओनली, आई फॉर आइसोट्रॉपिक यानी कि ओनली लाइट बैंड, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स। ये लाइट क्यों दिख रहा है? ओनली एक्टिन फिलामेंट्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छी तरह से? तो ये आपकी पूरी मसल सेल का स्ट्रक्चर है। अब आपको एनसीईआरटी को आराम से पढ़ना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और हाँ, एक चीज और ले रखिए, मायोसिन का ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, इस सेंट्रल पार्ट को एच जोन कहते हैं। इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एच जोन। इन सबके फुल फॉर्म्स हैं एम, एच, जेड, बट वो सब नहीं पूछते, ठीक है। आपको तो सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, एच जोन, और उसी के सेंटर में है एम लाइन। इस तरह ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है। डन? अच्छे से समझ में आ गया क्या? पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग जगह दे रखा है, मैंने पूरा आपको कंसाइज करके एक साथ बता दिया। क्लियर? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अच्छा चलो, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज और देख लो कि क्योंकि इससे रिलेटेड ना मुझे और ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं एग्जाम्पलर में, तो मैं चाहती हूँ इसी टॉपिक में आपका सब कुछ कवर हो जाए। अब ये काम कैसे करता है? ये सार्कोमियर वर्ड क्यों यूज किया हमने? क्योंकि जब भी मसल सेल को सिग्नल मिलते हैं, देखो इधर सिग्नल मिलते हैं, मतलब आपको पता है मसल सेल्स न्यूरॉन से अटैच होती है, क्या कहते हैं जंक्शन को? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। वो तो आपको पता है सिनेप्स की तरह ही होता है, बस सिनेप्स में 2 न्यूरॉन है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, एक मसल है, ठीक है। ये सार्कोलेमा दिखाई है आपको। तो जैसे ही सिग्नल्स आते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, तो यहाँ पर मसल सेल पर रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के, ठीक है। एसिटाइलकोलिन मसल सेल में अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ अपने रिसेप्टर से बाउंड होगा। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाउंड होता है ना, तो मसल सेल को सिग्नल मिल जाता है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। अभी तक तो वो रिलैक्स थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम कह रहे हैं कि मसल सेल एक्शन स्टेज में आ गई है, तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं एक्शन स्टेज में आने का मतलब है अब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी। नहीं, बिल्कुल गलत। बार बार रिलैक्स नहीं करना है उनको। जब तक सिग्नल आते रहेंगे ना, तब तक वो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट ही होती रहेगी। जैसे अगर मान लो मैंने अभी ये पेन पकड़ा हुआ है, तो ये पेन को पकड़ने के लिए इस जोन में कुछ मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह रही हैं, इसीलिए बहुत देर तक पकड़े पकड़े मेरा हाथ थक जाएगा, क्योंकि वो मसल्स बार बार रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा उन्हें। जब तक मैं किसी एक ही पोजीशन में अपने कोई एक मूवमेंट कर रही हूं, तब तक मेरी कुछ मसल्स किसमें है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेंगी। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस हो रहा है, वो तुम्हें यहाँ पर एक बार और समझना है। जब इस मसल सेल ने न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, तो हुआ क्या? मसल सेल जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क था, उनको सिग्नल मिलता है और वो कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, किससे? इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो कैल्शियम आयन इन मायोफाइब्रिल्स में जाकर, इसके बने हैं मायोफाइब्रिल, एक्टिन मायोसिन के, उनसे बाइंड हो जाते हैं। उनसे भी किससे भाई? एक्टिन से कि मायोसिन से? तो उसके लिए तुम्हें एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। ये देखो,
एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर दे रखा है तुम्हारी बुक में, तुम्हें पता है एक्टिन फिलामेंट कैसे बना है, 3 प्रोटीन्स का बना है बच्चों एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट बना है एक तो एफ एक्टिन का, एक ट्रोपोमायोसिन ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है तुमको, और ट्रोपोनिन प्रोटीन ये जो छोटी छोटी नॉट्स दिख रही है इस रस्सी पर, ठीक है। एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन के 2 फिलामेंट्स हैं, ट्रोपोमायोसिन जो रस्सी दिख रही है ये भी 2 हैं, और ट्रोपोनिन तो कई सारे हैं, जगह जगह इनकी नॉट्स लगी हुई हैं। एक ट्रोपोनिन 3 यूनिट्स का बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक्टिन फिलामेंट में 2 एफ एक्टिन है, 2 ट्रोपोमायोसिन की रस्सी है जिन्होंने उसे बांध रखा है, और हर रस्सी पर बहुत सारे जगह जगह ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम आयन आता है ना, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से आकर जुड़ता है, ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स में से एक सब यूनिट से आकर जुड़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट शुरू होता है। कैसे होता है ये मूवमेंट देखना, एक्टिन की बात तो मैंने तुम्हें बता दी, एक बार मायोसिन को भी देख लो। जब भी तुम बोलते हो कि मायोसिन फिलामेंट है, जो मैंने तुमको बताया था ये एक्टिन थे, और एक्टिन के बीच में ये हमने मान लो मायोसिन बनाया। मायोसिन थोड़ा मोटा होता है बच्चों, इसलिए मायोसिन को थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन कंपैरेटिवली पतला होता है, इसलिए उसको थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मायोसिन है ना, ये मायोसिन बहुत सारी ऐसी यूनिट्स का बना हुआ है, ये रहे। तो इन हर यूनिट को बोलते हैं मीरोमायोसिन। हो सकता है नीट में डायग्राम आ जाए, इसको मायोसिन मत लिख देना, ये एक मीरोमायोसिन दिखाया है, मोनोमर है। ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन, कुछ का हेड इस तरफ होगा, कुछ का ऐसे होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस पूरे फिलामेंट को आप मायोसिन फिलामेंट बोलते हो, ठीक है। और इस फिलामेंट पर ऊपर हेड में 2 साइड्स होती हैं, एक एटीपी के बाइंडिंग के लिए और एक एक्टिन से जुड़ने के लिए, ठीक। अब तुम्हें बताती हूँ कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म हो क्या रहा है। देखो, जैसे ही सिग्नल आते हैं, मैंने अभी कहा आपको न्यूरॉन ने सिग्नल दिया सार्कोलेमा को, सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयंस को रिलीज किया, और कैल्शियम आयन जाके जुड़ गए ट्रोपोनिन पर। तो जैसे ही ट्रोपोनिन पर कैल्शियम आयन आके जुड़ता है, ट्रोपोनिन क्या करता है, मूव करता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और जो ट्रोपोमायोसिन की रस्सी है वो भी खुल जाती है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पे जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं तुमको छोटे छोटे, ये डॉट एक्सपोज हो जाते हैं। अभी तक ये डॉट छुपे हुए थे। क्या है ये डॉट, दिस इज द साइट, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये सब चीजें उन बच्चों को समझ में आ रही थी जिन्होंने एक दो बार एफर्ट्स लगाए हैं, पढ़ा है, क्योंकि ये मेन लेक्चर नहीं है, रिवीजन है, मैं तुमको चीजें रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हुई, और नीचे जो मायोसिन फिलामेंट के हेड हैं उनको अब इससे जुड़ना है। हमें सिग्नल मिल गया कि भाई अब हमें इससे जुड़ना है। तो देखो क्या होता है, आपकी बुक में ना ये डायग्राम है, बट इसमें मतलब इससे थोड़ा अलग डायग्राम है, इसलिए मैंने ये डायग्राम दिया है। एक उसमें 2 चीजें ऐड करना आप। एक तो जनरली बच्चे इस डायग्राम को समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का साइकिल है, गलत। ये जो साइकिल है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है बच्चों। जितनी बार भी ये साइकिल रिपीट होगा ना, उतनी बार मसल और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, बीच बीच में रिलैक्स नहीं हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करती जा रही है। जब तक न्यूरॉन से सिग्नल आ रहे हैं, मसल एक्शन स्टेज में है, एक्शन स्टेज में रहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ना कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिग्नल आने बंद हुए तो मसल रिलैक्स हो जाएगी, वो ये पेन छूट जाएगा मेरे हाथ से, समझ रहे हो बात। तो कॉन्ट्रैक्शन को ही बार बार, जब तक पेन पकड़े रहूंगी तब तक उस मसल को कॉन्ट्रैक्टेड ही रहना है, तो बार बार उसे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, है ना। कैसे होगा ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, कि जब कैल्शियम आयन आकर जुड़े, ठीक है, और ये साइट एक्सपोज हुई, तो अब जो मायोसिन के हेड है ना, वो क्या करते हैं, पहले से मायोसिन के हेड पर एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो एटीपी टूट जाता है, एटीपी और फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होने से इन दोनों के बीच में बन जाता है क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं हम इसको, क्रॉस ब्रिज। अभी मूवमेंट नहीं हुआ, अभी यूं समझो कि दोनों ऐसे, ये 2 जेड लाइन है, ये बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट है, ये बीच में ये बीच में मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ के जो हेड हैं, आधे इधर और आधे इधर, उन सब ने क्या किया, मायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लिया। अब वो पावर स्ट्रोक मारेंगे अंदर की तरफ, वो जो हेड है, मायोसिन के हेड है ना, मतलब ये इधर वाला दिखा रहे हैं, ऐसे इधर वाला भी होगा इधर, ओके, वो अंदर की तरफ स्ट्रोक मारेंगे। देखो स्ट्रोक मारने से क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अंदर स्लाइड करेंगे, थोड़ा अंदर आएंगे, एकदम पूरा नहीं, थोड़ा सा अंदर आएंगे, ठीक है। अब वो थोड़ा सा अंदर आ गए, बट अभी हमें और कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, हम चाहते हैं ये मसल और कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए या तो एक तरीका है कि मायोसिन और दोबारा पावर स्ट्रोक मार दे इसी पोजीशन में, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक मायोसिन उससे डिटैच नहीं होगा ना तब तक दोबारा पावर स्ट्रोक नहीं मार सकता वो। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मायोसिन हेड है ना, जिन्होंने अंदर पावर स्ट्रोक मारा है, अब इनको पहले डिटैच होना पड़ेगा। तो ये कैसे डिटैच होंगे, ये एक्टिन को जो इन्होंने अंदर लिया वो तो एक्टिन अंदर ही रहेगा, ये एक्टिन अंदर आ गया मान लो इस तरफ का, और अब इनको कैसे डिटैच होना है, अब इनको ऐसे करके डिटैच नहीं होना, मतलब अगर मान लो ये इन्होंने पावर स्ट्रोक मारा, अब अगर आपने ऐसे सोचा है कि ये वापस पीछे चले जाएंगे, एक्टिन को पीछे ले जाएंगे, तो फिर तो मसल रिलैक्स हो गई ना। इन्हें इसी पोजीशन में नीचे आना है, तो ये पीछे जाकर नीचे नहीं आते, जब इन्होंने एक्टिन को अंदर लिया और ऐसे ही नीचे हो जाते हैं, ये डिटैच हो गए। देखो ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा गड़बड़ है, एनसीईआरटी में ये क्लियरली नहीं बता रखा, तो जनरली मुझे तो ऐसा लगता था पहले को डायग्राम देखकर कि ये जो है जो मायोसिन हेड है वो जब नीचे डिटैच हो रहा है तो वापस एक्टिन अपनी नॉर्मल पोजीशन में जा रहा है। नहीं, एक्टिन जिस पोजीशन में ये ले आए ना उसको अंदर, वो अंदर ही रहेगा और मायोसिन हेड नीचे खिसक जाएंगे, ठीक है। और नीचे खिसकते ही क्या होगा, नीचे खिसकते ही भाई, और हाँ एक चीज और होगी बच्चों, जब वो अंदर पावर स्ट्रोक मारे थे ना उस दौरान वो एडीपी और फॉस्फेट भी अलग हो गए, ठीक है। तो अब जब ये नीचे आए यानी इनके दोनों हेड फ्री हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट भी फ्री है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी फ्री है, तो एक नया एटीपी आकर जुड़ेगा और वो सिग्नल होगा कि इस साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को फिर से रिपीट करो। इसीलिए हम कहते हैं कि मसल जब काम करती है तो लगातार एटीपी खर्च होते जाते हैं, ठीक है। तो एटीपी आके जुड़ेगा और फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। रिपीट होने का क्या मतलब है, सुनना कि अगर एक्टिन, दोनों एक्टिन अंदर आ गए थे तो वो अंदर ही है और मायोसिन के हेड नीचे हो गए थे, नया एटीपी मिला, वो ऊपर गए, क्रॉस ब्रिज बनाया, फिर दोबारा पावर स्ट्रोक मारा तो एक्टिन को और अंदर ले आए, ठीक है। फिर दोबारा जब तक सिग्नल आते रहेंगे तब तक वो धीरे धीरे पावर स्ट्रोक्स मारते रहेंगे, एक एक साइकिल में एक स्ट्रोक, और एक्टिन अंदर आता रहेगा और तब तक ये होता रहेगा जब तक कि वो मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाती। ये देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखाया है, ये तो मसल की रिलैक्स पोजीशन है, नो एक्शन, मसल को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही सिग्नल्स मिलेंगे तो सिग्नल्स मिलते ही मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक्टिन फिलामेंट्स अंदर आएंगे, पहले इतने थे अब थोड़े अंदर आ गए ना, ये देखो ध्यान से देखो आप इस पोजीशन को, और कितना अंदर आ सकते हैं ये, इसीलिए ये बिल्कुल आमने सामने नहीं होते बच्चों, अगर बिल्कुल आमने सामने होते तो टकरा के रुक जाते, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं ये, तो ये कितना अंदर आ सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, इतना अंदर आ सकते हैं ये। और अगर इतना अंदर आ गए तो अब यहाँ पे कहीं एच जोन दिखाया गया आपको, यहाँ तक तो फिर भी था। एच जोन क्या होता है, मायोसिन का वो पार्ट जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो ये वो पार्ट है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब एच जोन डिसअपियर एंड एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप। एक्टिन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तब वो होती है मैक्सिमली, और जब तक आप उस पेन को पकड़ना चाहते हो तब तक ये इसी स्टेट में रहेंगे, तब तक एटीपी खर्च होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स चलते रहेंगे। समझ में आ गई क्या बात। तो इस तरह हमारी मसल काम करती है। और जब अब ब्रेन को सिग्नल देना है कि भाई अब नहीं, तो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे और जो कैल्शियम आयंस थे ना वो वापस अपने कहाँ चले जाएंगे, किसमें, ईआर में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो ये सारी एक्टिन मायोसिन है वो वापस रिलैक्स हो जाएंगे। सार्कोमियर जो कि मतलब जेड लाइन जो कि अंदर आ गई थी वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो मसल चली गई वापस इस स्टेट में, यानी अब कोई काम नहीं कर रही है, वो मसल तो रिलैक्स हो गई है, दूसरी मसल को काम करना है, तो बात अलग है। डन, समझ में आया क्या। थोड़ा सा मैंने आपको क्विकली चीजों का आइडिया दिया है कि काम कैसे करती है हमारी मसल, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है, ना कि साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और दूसरी बात, जब भी न्यूरॉन से सिग्नल आते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ही करती है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में बने रहने का मतलब है कि वो एक्शन स्टेज में है, ठीक। और एटीपी लगातार खर्च होते रहते हैं, ओके। कब एटीपी बाइंड होता है, कब टूटता है, कब क्रॉस ब्रिज बनता है, कब स्ट्रोक मारता है, ये सब पे क्वेश्चन बनते हैं। डन, अच्छे से समझ आ गया, चलो भाई अच्छी बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और है मसल का, ये रहा, एटीपीएज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन, एटीपीएज जो है वो कहाँ लोकेटेड है मसल में। अभी अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली ढंग से चीजों को समझते हो तो एटीपी बाइंडिंग साइट ही तो बच्चों एटीपीएज हुआ ना एक तरह से, यस और नो। जहां पर एटीपी, यहीं पर तो एटीपी टूट रहा है, एटीपी और फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो
तो एटीपीएस कह दो या एटीपी बाइंडिंग साइट कह दो, कहां होगा ये, मायोसिन फिलामेंट पर। ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहां होगी, ट्रोपोनिन पर। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां होगी, एक्टिन पर। एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां होगी, अगेन मायोसिन पर। ठीक है, एक्टिन नहीं, सॉरी एक्टिन नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं है। ओके, समझ में आ गई क्या चीजें अच्छे से। तो मसल से रिलेटेड तो यही बस एक दो क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिसपे हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। ज्यादातर एग्जाम्पलर में बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, देखो भाई, रिब्स आर अटैच्ड टू, रिब्स कहां अटैच होती हैं बताओ। तो ऐसे केस सबने देखा है, शुरुआत तो होती है रिब्स की वर्टिब्रल कॉलम से, बट वेंट्रल सरफेस पर आकर अटैच हो जाती है स्टर्नम से, और वो भी 12 पेयर नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के जो 7 पेयर्स होते हैं वही स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, इसलिए उन्हें आप कहते हैं ट्रू रिब्स। 8th, 9th और 10th पेयर जो है वो इस 7th रिब की कार्टिलेज से अटैच होता है, फॉल्स रिब्स। और 11th और 12th रिब फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि इनके ये जो एंड है ये फ्री रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा किडनी को प्रोटेक्शन मिल जाता है इस वजह से, इसलिए नेचर ने ऐसा किया है। ओके, तो क्या आंसर करें हम, वर्टिब्रल कॉलम तो दिया नहीं है, तो सिंपली आंसर हो जाएगा स्टर्नम। वैसे भी अटैच का मतलब लास्ट में कहां पर अटैच हो रही है, जहां पे शुरुआत होती है वो ओरिजिन, और जहां पर इंसर्शन हो रहा है लास्ट वो इंसर्शन या अटैचमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। हाँ, इस पे भी ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं समझाया हुआ है तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इसको समझना चाहिए बच्चों, जिससे तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, एटलस एंड एक्सिस क्या है तो पता है क्या, या ये भी नहीं पता। C1 एंड C2 जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, उनमें जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं नेक वाले पार्ट में, उसमें फर्स्ट वर्टिब्री का नाम है एटलस, सेकंड का नाम है एक्सिस। तो ये दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है ये पूछा है आपसे। आंसर तो पाइवट जॉइंट है। कैसे, देखो, एटलस ये वाली जो तुम्हें वर्टिब्री दिख रही है ना, सेकंड, ये पूरी एटलस वर्टिब्री है, ये एटलस वर्टिब्री दिखाई है। ये वाला पीछे से प्रोसेस आ रहा है वो नहीं, वो तो नीचे वाली का प्रोसेस है। ये पूरी एटलस वर्टिब्री है, जिसमें की ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर के, ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, अब ये मान लो हमारी एटलस वर्टिब्री है फर्स्ट वाली, और इसके नीचे जो एक्सिस वर्टिब्री है ना, उस एक्सिस वर्टिब्री में ना पीछे की तरफ एक प्रोजेक्शन निकल रहा है, ये रहा। और ये मान लो ये दूसरा वाला हाथ मेरी एक्सिस वर्टिब्री, इसका प्रोजेक्शन है, ये इसमें ऐसे फिक्स है। तो इसका नाम एक्सिस रखा ही इसलिए है क्योंकि जब हम नो मूवमेंट करते हैं ना, हम गर्दन को ऐसे हिलाते हैं, तो उस दौरान हमारी एटलस बोन घूम रही होती है, एटलस वर्टिब्री घूम रही होती है, किसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। जैसे बोलते हैं ना कि धुरी के अलोंग, एक्सिस के अलोंग कोई चीज घूम रही है, तो इस वर्टिब्री का नाम रख दिया एक्सिस, और ये हो गई हमारी एटलांटो। ठीक है, एटलस। तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट या एटलस और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है, ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है पाइवट मूवमेंट, क्योंकि पाइवट का मतलब धुरी, जैसे एक धुरी के अलोंग कोई चीज घूमती है, बस यहाँ पे एकदम 360 डिग्री का रोटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एक लिमिटेड रोटेशन हो रहा है। बट है तो ये भी साइनोवियल जॉइंट ही, क्योंकि भाई बाकी जॉइंट्स के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा मूवमेंट कर ही रहे हैं ना हम। ओके, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से आप याद रखिएगा कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो है वो एक पाइवट जॉइंट है, और जब भी ये जॉइंट मूव करता है तो हम नो मूवमेंट करते हैं। ऐसे ही एक हम यस मूवमेंट भी करते हैं ना बच्चों, जब हम ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं, यस मूवमेंट करते हैं, तो वो पता है किस मतलब, नॉडिंग। नॉडिंग का मतलब होता है यस, नॉडिंग का मतलब नो नहीं, नॉडिंग का मतलब ऐसे करना। तो उसमें कौन हेल्प करता है पता है, उसमें ये जो हमारी एटलस वर्टिब्री है, इसमें यहाँ पर ये जो आपको फेसेट्स दिख रहे हैं, यहाँ क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल पीछे वाली बोन है, उनसे दो प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इनमें आकर फिक्स हो जाते हैं। फिक्स मतलब जॉइंट बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीपिटो या एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और वो कहलाता है कॉन्डाइलर जॉइंट। उसका दूसरा नाम कॉन्डाइलर जॉइंट भी है, एक टाइप है वो भी साइनोवियल जॉइंट का। में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। साइनोवियल जॉइंट जो है ना, उनके अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तभी डिस्कस करूंगी, उसके 6-7 टाइप्स हैं अलग अलग। तो उनमें से जो जॉइंट
फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री के बीच में है वो तो पाइवट जॉइंट है, ध्यान रखना। लेकिन जो जॉइंट ऑक्सीपिटल बोन यानी कि उसके कॉन्डाइलर प्रोसेस और एटलस के बीच में है, वो कौन सा जॉइंट है? वो कॉन्डाइलर जॉइंट कहलाता है, और उसकी वजह से हम यस या नॉडिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इस जॉइंट के बारे में नहीं दे रखा। किसके बारे में? जो मैंने बाद में बताया, लिख दूं क्या यहाँ पर? दूसरा जॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसे आप ना साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल में ऐड कर लेना। और ये है कॉन्डाइलर जॉइंट। आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप है उसमें कॉन्डाइलर जॉइंट नहीं दे रखा, बट कभी कभार नीट में पूछ लेते हैं। एटलस इज द C1, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल स्कल का पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कर ही लिया था हमने। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। इंटरवर्टिब्रल डिस्क को तो कौन नहीं जानता होगा ना, कई लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है बैक में, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो एक्चुअली में मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और कैसी होती है ये? अगर ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम को हम लैटरली ऐसे साइड से देख रहे हैं तो हर दो वर्टिब्रीज के बीच में बच्चों एक जॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और आपको पता होना चाहिए, बहुत बार नीट में पूछा गया है, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको निकाल के यहाँ दिखाई है ये एक्चुअली बनती है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से। कार्टिलेज पढ़े ना आप लोगों ने, तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई होती है। तो ये एक तरीके का कौन सा जॉइंट है? दिस इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। देखना आप पीवाईक्यूज में बहुत बार आया नीट में क्वेश्चन। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको फाइब्रस जॉइंट समझ लेते हैं क्योंकि ये फाइब्रस कार्टिलेज की बनी है ना। नहीं, कार्टिलेज की बनी हुई है तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट ही हुई। फाइब्रस जॉइंट कौन से होते थे बताओ? हाँ, फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स तो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारे स्कल बोन्स के बीच में जो होते हैं ना, स्कल बोन्स के बीच में जो सूचर्स होती हैं वो है फाइब्रस जॉइंट्स। तो ये थोड़ी ना इमूवेबल है, इसमें तो लिमिटेड मूवमेंट हो रहे हैं हमारे बैकबोन में, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। बट कौन सी कार्टिलेज का बना हुआ है? फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है। बट इसकी वजह से आप इसे फाइब्रस जॉइंट की कैटेगरी में मत रख देना। ओके, तो जब भी कार्टिलेजिनस जॉइंट पर क्वेश्चन आए, एक एग्जांपल तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क याद रखना और एक दूसरा एग्जांपल, एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई और एक दूसरा एग्जांपल याद रखना प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस पता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है आपकी प्यूबिक बोन में। ये देखो, ये आपकी हिप बोन है ना, आपकी हिप बोन में ये जो दोनों तरफ की पेल्विक, ये पूरी पेल्विक गर्डल है आपकी, तो इस पेल्विक गर्डल में जो हाफ है वो यहाँ जुड़ा रहता है बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी वही सेम व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं ना आपकी, जब रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो वो इन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है जिसकी वजह से इजी बर्थ हो सके, डिलीवरी इजी हो सके। ठीक है, चलिए भाई, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। Which one of the following is showing the correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human beings? बहुत आसान है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई भी रटने वाली चीज है भाई। जो नेक रीजन में होंगी वो सर्वाइकल, फिर जो थोरैसिक रीजन में होंगी वो थोरैसिक वर्टिब्री। अब यहाँ पर अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता भी है तो लंबर वर्ड हमेशा इस वाले पोर्शन के लिए आता है हमारे, ठीक है ना। ये जो हमारा बैक वाला थोड़ा सा लोअर बैक वाला पोर्शन है उसको लंबर कहते हैं, तो यहाँ पर लंबर वर्टिब्री हो गई। और लास्ट में सैक्रम और कॉकेक्स। कॉकेक्स तो टेल के रेफरेंस में है ही, जो टेल बोन बनाती है दूसरे एनिमल्स में, हमारे में वेस्टिजियल है ये, तो कॉकेक्स और यहाँ पर सैक्रम, जो कि एक यहाँ एडल्ट में तो इसको एक ही मानोगे, लेकिन वैसे ये 5 अलग अलग वर्टिब्रियां फ्यूज होके सैक्रम बनाएंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है? C7 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, T12 L5। ये तो चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो चाहे बर्थ के बाद हो, हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर फर्क आता है क्या? अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो 5 सैक्रल वर्टिब्री होती है और 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती है। ठीक है, तो टोटल कर लेना 33 हो जाएंगी, करके देख लो।
लेकिन जब हम एडल्ट स्टेज में आते हैं, एडल्ट का मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ, जैसे हम बोलते हैं ना लार्वा से एडल्ट बन रहा है, ऐसे हमारे में जब हम ऐसे बोलते हैं एम्ब्रियो एडल्ट, तो एडल्ट का मतलब ये नहीं है कि जब हम एडल्टहुड में आ गए, एडल्ट का मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ। ओके, तो ये कैसा हो जाता है फॉर्मूला, C7T12L5 तो सेम ही रखना है, सैक्रल में 5 की जगह 1 हो जाएगी और कॉक्सीजियल में भी 4 की जगह 1 हो जाएगी, या कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये फ्यूज हो चुकी है। ठीक है, तो 12 + 7 19, 24 + 1 25 + 1 26, तो यहाँ पर हमारे में टोटल 26 वर्टिब्री ही रह जाती हैं, जबकि यहाँ पर कितनी थी, 19 तो थी ही, 5 + 4 9, 19 और 9 क्या हुआ, सॉरी 12 + 7 19, 24 तो थी ही, और 5 + 4 9, तो 24 और 9 कितनी हो गई, यहाँ पर 33 वर्टिब्री। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सीक्वेंस भी याद रहेगी, और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, सैक्रम इज द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री, कॉकिक्स इज द फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री। ठीक है, तो सीक्वेंस बता दो भाई, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल, है ना। कुछ बच्चे इसके ट्रिक भी बनाते हैं, CTLS और लास्ट में दोबारा से, तो कॉक्सीजियल तो याद रहता है, कैटल्स या CTLS जो भी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पेयर बताना है। ये जो जॉइंट्स के नाम है ये हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार एक डायग्राम के थ्रू। हमारी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स हैं, 2 तो बता दिए अभी मैंने, एक तो फाइब्रस जॉइंट्स जो इमूवेबल है, स्कल में है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। 2 एग्जांपल बताए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है जॉइंट्स की वो है साइनोवियल जॉइंट्स, जिन्हें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, यानी वो काफी हद तक मूवमेंट शो करते हैं, कुछ तो 360 डिग्री की में भी मूवमेंट करते हैं, है ना। हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। क्यों कर पा रहे हैं ये मूवमेंट बच्चों, ये वाला जॉइंट जो है ये हमारा एल्बो जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट है, ये इसलिए फ्रीली मूवेबल हैं क्योंकि इन सब में साइनोवियल फ्लूइड है, तो जब भी हम मूवमेंट करेंगे फ्रिक्शन होगा तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उस हीट को कंपेंसेट कर देगा, तो हम इजीली मूवमेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ना सुबह एक्सरसाइज वगैरह करते वक्त कि इस तरह की छोटे छोटे मूवमेंट वाले एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें हम लोग इस तरह के मूवमेंट ज्यादा नहीं करते हैं, बैठ के करने वाला काम ज्यादा है, तो फिर अगर ये जॉइंट्स हमारे काम नहीं करेंगे ना तो इनमें फ्लूइड बनना कम हो जाएगा और बहुत जल्दी हमें जॉइंट पेन की शिकायत रहने लग जाएगी, जो आजकल कई लोगों को होती भी है। सेम पोस्चर में भी लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठना चाहिए, और अपने जॉइंट्स को थोड़ा जैसे साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, ये सब इसीलिए बोलते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, 10-15 मिनट तो कर ही लो एटलीस्ट सुबह, वो आपको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो डायग्राम से बता देती हूँ मैं तुमको। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहले हमारे 360 डिग्री वाला जॉइंट कहाँ गया, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 2 जगह है, एक तो हमारा शोल्डर जॉइंट, एक हिप जॉइंट। आप लेग को ऐसे 360 डिग्री में मूव कर सकते हो ना, ये हो गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों ही जगह क्या है, जो बोन है ना वो एक सॉकेट में अटैच है, अभी बताऊंगी कौन सा सॉकेट है वो। क्लियर, उसके बाद यहाँ ये हो गया। अब आ जाओ इधर, ये जो आपका जॉइंट है जिसमें आप किसी भी एक डायरेक्शन में से दरवाजा खुलता है, हिंज जॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे मूवमेंट कर रहे हो, पीछे थोड़ा ले जा सकती हूँ मैं इसको, तो ये हिंज जॉइंट हो गया। ऐसा एक और है, देखो आपका नी को आप आगे नहीं ला सकते बट पीछे तो ले जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वो हो गया आपका हिंज जॉइंट। कहाँ है इसमें, ये रहा। एल्बो भी याद रखना इसमें एंड नी जॉइंट भी याद रखना, यहाँ पे हिप जॉइंट भी याद रखना एंड शोल्डर जॉइंट भी याद रखना। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद आ जाओ यहाँ, ये जो तुम्हारे जब तुम ऐसे ऐसे रिस्ट को घुमाते हो या नीचे अपनी एंकल को घुमाते हो तो तुम्हारी जो कार्पल्स हैं या नीचे जो टार्सल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तो इन्हें बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, या यहाँ इसको प्लेन जॉइंट लिखा है बट दिस इज एक्चुअली द ग्लाइडिंग जॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं जिससे तुम ये मूवमेंट्स कर सको। ठीक है, देन अब आ जाओ तुम, ये तुम्हारी जो मेटाकार्पल्स है हाथ की, उसमें सिर्फ एक जगह जो तुम्हारी ये वाली जो मेटाकार्पल है, ठीक है, थंब के जस्ट नीचे, इस मेटाकार्पल की थंब के साथ ये जो जॉइंट होता है, ये देखो ये सैडल शेप जॉइंट है, जैसे घोड़े पे बैठने की सीट होती है सैडल, इसलिए इसको सैडल जॉइंट कहते हैं बच्चों। तुम देखना ह्यूमंस में ये स्पेसिफिक है, ऐसा और किसी में भी नहीं है ना, सब में ये तो लेग्स की तरह ही है, और जैसे पैरों की उंगली 5 उंगलियां सीधी होती है बिल्कुल, बाकी एनिमल्स में अगर सोचो आपके ये ऐसे होते,
ये ऐसे नहीं होता, तो आप बहुत सारे मूवमेंट नहीं कर पाते। ऐसे ये जॉइंट होने की वजह से आपकी ग्रिप वगैरह इजी हो गई चीजों की, ठीक है। तो ये नेचर ने हमें स्पेशल जॉइंट दिया है, सैडल जॉइंट, ध्यान रखिएगा। ओके, कहाँ है ये रहा सैडल जॉइंट, ठीक। ये पैर में नहीं है, सिर्फ हाथ में ही है। ओके, देन ये हो गए 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स तो यहाँ पर हो गए। अब 2 जॉइंट्स मैंने अभी याद करवाए थे तुम्हें, एक तो एटलस और एक्सिस के बीच में तो पाइवट जॉइंट था, और ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलॉइड जॉइंट था, या इसको कॉन्डाइलर जॉइंट भी कह देते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। इस कॉन्डाइलर जॉइंट का हालांकि एक एग्जांपल और है, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन ऑफ रिस्ट, बट ये नहीं पूछते, चलेगा, मेनली उसी पर क्वेश्चन आता है। हो गए सारे जॉइंट्स, तो ये आपके सारे साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स हो गए। दीज आर द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब इस तरह से याद रखोगे ना, जैसे मैंने तुम्हें याद करवाए हैं, तो याद रहेंगे। 4 जॉइंट्स तो हाथ में, उसी के पैरेलल पैर में, ये वाला नहीं है बस, और 2 जॉइंट्स नेक में। ओके, देख लो अब तुम क्वेश्चन कर पाओगे आई थिंक। हिंज जॉइंट, जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, इट इज बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, मैंने थोड़ा सा जॉइंट का वो आपको गलत बता दिया, ये तो पूरा सीधा ही है। ये जो सैडल शेप बन रही है, ये आपकी कैसे बनी, ये जो थंब की मेटाकार्पल है ये, और यहाँ पे सॉरी जो लास्ट कार्पल होती है ना, इन दोनों के बीच का जॉइंट मानते हैं। मैंने आपको फेलेंजेस बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जो है ना मेटाकार्पल, और ये जो आपके हाथ की यहाँ पर एक कार्पल होती है ट्रेपीजियम नाम से, उन दोनों के बीच को, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। क्योंकि यही मतलब जब हम हमारे इसको मूव करते हैं तो इनके बीच का मूवमेंट नहीं हो रहा, इधर हो रहा है जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सैडल जॉइंट इज बिटवीन कार्पल, देखो डायग्राम में भी आई थिंक यही था, हाँ, बिटवीन ट्रेपेजियम, कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल। फर्स्ट मेटाकार्पल मतलब थंब की मेटाकार्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैडल जॉइंट भी सही है, तो आपको इनकरेक्ट बताना था ऑप्शन ए, ठीक है क्या। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। नी एंड एल्बो जॉइंट किसके एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद हो गया होगा, हिंज जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब ये इस चैप्टर के ना स्टार्टिंग में कुछ 1-2 पैराग्राफ दिए हैं, उसमें तुमको हमारी बॉडी में वैसे तो मस्क्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं सारे, बट कहीं कहीं हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट भी तो होते हैं, सीलिया भी तो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ओविडक्ट में, और कहीं कहीं हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट्स हैं क्या बच्चों। कुछ ऐसी सेल्स हैं कि जो अमीबा की तरह इरेगुलरली मूव करती हैं, इम्यून सिस्टम में भी बताया था मैंने, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, ब्लड में भी बताया था। तो जो हमारी सोल्जर सेल्स हैं, है ना, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक सेल्स, वो अमीबा की तरह फॉरेन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि जो मैक्रोफेजेस हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज, मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, नॉट ऑल, वो कौन से टाइप, नहीं बिल्कुल, यहाँ पे तो ऑल ही कहेंगे, अभी बताती हूँ क्यों, वो इनमें से कौन सा मूवमेंट एग्जिबिट करती हैं, तो आंसर हो जाएगा अमीबॉइड मूवमेंट। मैंने यहाँ पे ऑल क्यों बोला बच्चों, डब्ल्यूबीसीज में जो फेगोसाइटिक हैं, हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक तो मोनोसाइट्स और एक न्यूट्रोफिल एमएन, वो दोनों तो करेंगे अमीबॉइड मूवमेंट। एक और बात ध्यान रखना कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक से छेद होते हैं, फेनेस्ट्रेटेड होती हैं वो, तो सिर्फ डब्ल्यूबीसीज अकेली ऐसी सेल्स हैं जो इन छोटे होल्स में से, ये मान लो एक छोटा सा होल है, थोड़ा बड़ा हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसमें से बाहर, इसमें से निकलकर बाहर आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि वो खुद को स्क्वीज कर सकती है, खुद को अमीबा की तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बाहर लेकर आ सकती हैं, और इनके बाहर आने को कहते हैं डायापेडेसिस। पहले तो हमारे टाइम पे बहुत पूछते थे स्टम्प पे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है, अब कम पूछते हैं, बट याद रखना मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आउट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड डायापेडेसिस, यानी कैपिलरीज से निकलकर वो टिश्यू स्पेस में आ सकती हैं, ठीक। आरबीसी और प्लेटलेट्स ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो डब्ल्यूबीसीज एंड मैक्रोफेजेस शो अमीबॉइड मूवमेंट। बढ़े आगे, Which one of the following is not a disorder of bone? चैप्टर के एंड में डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा बोन का डिसऑर्डर नहीं है। आर्थराइटिस सबको पता है, आपके घर में जो भी आपके एल्डर्स हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है ना, वो एक्चुअली आर्थराइटिस है। आर्थरो मीन्स जॉइंट,
आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं और बट ऑब्वियस बॉडी में थोड़े डीजेनरेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं। तो होता क्या है, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं, है ना, ऐसे साइनोवियल जॉइंट में मतलब एक दो बोन बनाई है मैंने, इनको कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी से लगातार साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है। तो जैसे जैसे हमारे जॉइंट्स की एक्टिविटी कम होती है ना, ये फ्लूइड सिक्रीट होना कम हो जाता है। अब हम थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होता है, मतलब फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, तो इनको डैमेज होने लगता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड सफिशिएंट होता ना तो वो डैमेज को कंपेंसेट कर देता, प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ वो फ्लूइड सिक्रीशन कम हो गया है, इस वजह से थोड़ा भी मूवमेंट करने पर हीट यहाँ पे डैमेज पहुंचाती है, और जो भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो भी चीजें हैं, कार्टिलेज, वो पता है लॉन्ग बोन्स पे पतली सी कार्टिलेज की लेयर भी होती है, इन सबको डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी को आप कहते हैं आर्थराइटिस, या इसका पूरा नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। और आप देखना, जो लोग एक्टिव रहते हैं ना जनरली, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि आर्थराइटिस का ये है कि आप जितना जॉइंट को फंक्शनल रखेंगे, मूवमेंट कंटिन्यूअसली रखेंगे ना अगर, तो आपके जॉइंट्स आपको परेशान नहीं करेंगे बड़ी एज में भी। गाँव में देखो खेती वेती करते हैं लोग, 90 ईयर्स में भी साइकिलिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। तो अब मेंटल एक्टिव रहने के साथ साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहना भी सीखो। ठीक है, देन ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भाई? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है एक तरह से वीक बोन्स, या आप कह सकते हो ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल वर्ड तो मत यूज करो, वीक ही कह लो आप तो, ठीक है, वीक बोन्स। यानी कि अगेन ऑस्टियोपोरोसिस भी एज बढ़ने के साथ साथ होता है, एज से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल्स में ऐसा मानते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन में रोल है। तो जब एज बढ़ मतलब मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है। अगर बोन्स में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं जाएगा तो बोन्स कैसे हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, और फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो इसलिए मतलब एक तरह से उनकी जो डेंसिटी है बोन्स की, कैल्शियम की वजह से वो कम हो जाएगी ना, उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए फीमेल्स को बोला जाता है कि आफ्टर मेनोपॉज आपको कैल्शियम इंटेक ज्यादा लेना है। कैल्शियम बहुत ज्यादा लोगे आप तो आपकी बोन्स में उतनी डेफिशिएंसी नहीं होगी जितनी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। रिकेट्स, रिकेट्स तो सभी को पता है, वैसे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, बट उसमें बोन्स पर ही असर आता है, क्योंकि ये बच्चों में होता है, बच्चों रिकेट्स छोटे बच्चों में, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी छोटी स्टेज में, मतलब बचपन वाली एज में, तो क्या होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे भी असर पड़ता है। ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो बोन्स वीक हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं रिकेट। सेम कंडीशन एडल्ट्स में भी हो सकती है, ध्यान रखना। सेम कंडीशन अगर एडल्ट्स में होती है तो उसे रिकेट्स ना कह के ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्वेश्चन आता था ये पहले बहुत, रिकेट्स पे तो अभी भी बहुत आता है। तो ये विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी है और ये बोन रिलेटेड डिसऑर्डर भी है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहां पढ़ा था भाई, बताओ, याद है क्या किसी को? एथेरो यानी स्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, बताया था ना मैंने। एथेरोमा प्लाक वगैरह, अंदर कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, आर्टरीज की नैरोइंग हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, ना कि बोन का। ठीक है, क्लियर। तो आपके लगभग बोन्स के सारे डिसऑर्डर भी यहाँ पे डिस्कस हो गए। मसल्स के शायद 2 डिसऑर्डर दे रखे हैं, एक तो माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, और एक दे रखा है टिटैनी। टिटैनी तो सबको पता है, बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों। टिटैनी का मतलब होता है कि अगर किसी में कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, तो जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, मैंने बताया आपको सिग्नल आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर जब सिग्नल आने बंद हो गए तो उनको रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाई, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रह गई। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सस्टेन्ड हो गया कुछ समय तक, तो फिर जैसे नहीं होता बाइंडे आना, सिंपली वही टिटैनी होता है एक्चुअली में। जैसे हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है तो मुड़ा का मुड़ा रह गया थोड़े से समय के लिए, क्योंकि रिलैक्स नहीं हो पा रही है मसल। ठीक है, उसमें कई सारे रीजन होते हैं, कैल्शियम की कमी से भी होता है, और जो नर्व इंपल्सेस आ रही हैं, सिग्नल्स हो रहे हैं, उन नर्व इंपल्सेस में भी कई बार डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसकी वजह से भी टिटैनी की प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं है हमेशा कैल्शियम की वजह से ही हो, नर्व इंपल्स अगर डिस्टर्ब्ड है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है,
तो टेटानी याद रखना, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिस्टर्ब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन या कैल्शियम डेफिशिएंसी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है भाई। हार्ट मसल्स, अच्छा ये स्ट्राइटेड और इस पर है, पता है आप लोगों को, जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं जो बोन्स से अटैच हैं वो सब हमारे कंट्रोल में काम करती हैं। विल पावर का कंट्रोल है, सोच समझ के एक्शन करते हैं तो वॉलंटरी है, और उन सब में अभी बताया था मैंने लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं तो स्ट्राइटेड है। जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स हैं यानी हमारे विसरल ऑर्गन्स में जो है इंटरनली, वो सब इनवॉलंटरी हैं। हम थोड़ी ना बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को कि आप पेरिस्टालसिस करो, या यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं कि हाँ भाई अब यूरिन आ रहा है तुम उसको कलेक्ट करो, ठीक है। यूरिन रिमूवल पे हमारा कंट्रोल है, मिक्सचुरेशन पे, बट यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की मसल्स पे तो नहीं है ना, तो वो इनवॉलंटरी, ठीक है। और वो होती है नॉन स्ट्राइटेड, उनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होते। देखो उनमें एक्टिव मायोसिन होता है बच्चों, लेकिन एक्टिव मायोसिन का अरेंजमेंट सार्कोमियर की तरह नहीं होता, इसलिए वो नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है। और थर्ड है हमारे हार्ट की मसल, सबसे स्पेशल, क्योंकि अपीयरेंस तो उनकी स्ट्राइटेड है बट काम करने का तरीका उनका इनवॉलंटरी है। हम थोड़ी ना पूरे दिन बैठ के सोचते हैं कि अब हार्ट को सिस्टोल करना है, डायस्टोल करना है, इनवॉलंटरीली होता है, ठीक है। तो अब बताओ भाई मुझे, हार्ट मसल्स स्ट्राइटेड है एंड इनवॉलंटरी है, बिल्कुल ठीक। हैंड एंड लेग्स, तो इसमें आ गई हमारी स्केलेटल मसल, शुरू में पिक्चर दिखाई थी आपको, स्ट्राइटेड है और वॉलंटरी है, बिल्कुल ठीक। मसल्स लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो पेरिस्टालसिस वगैरह करवा रही हैं, आर स्ट्राइटेड, गलत। इनवॉलंटरी, सही, बट ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स की बात हो रही है, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं स्मूथ मसल्स। मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी कैसी होनी चाहिए, इनवॉलंटरी होनी चाहिए, अनस्ट्राइटेड है और इनवॉलंटरी है, बिल्कुल ठीक। ओके, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑप्शन सी। डन, चलो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? अब की बार ट्रू स्टेटमेंट बताना है भाई। हाँ, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको भी कहा था ना कि आपको बताऊंगी वो बॉल एंड सॉकेट में सॉकेट कौन से हैं। देखो हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम्स में दो गर्डल्स भी हैं, एक तो यहाँ है हमारी पेक्टोरल गर्डल और एक है हिप जॉइंट पर पेल्विक गर्डल, ठीक है। गर्डल एक एक ही है, एक पेक्टोरल गर्डल है, एक पेल्विक गर्डल है। हर गर्डल हाफ की बनी है, हाफ मतलब पेक्टोरल गर्डल का एक हाफ जो है इधर वाला, मतलब ये अगर डायग्राम आप देख रहे हो तो हाँ ये इधर वाला है ना, उसमें स्कैपुला और क्लैविकल दो बोन्स हैं। ये पेक्टोरल गर्डल का हाफ दिखाया आपको, ठीक है। इसी की मिरर इमेज इधर बना दो तो वो इधर वाला हो गया। तो ये मत कहना कि दो पेक्टोरल गर्डल है हमारे पास, पेक्टोरल गर्डल एक ही मानते हैं, उसका ईच हाफ इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। तो पूरी पेक्टोरल गर्डल 4 बोन्स की बनी है ना। ईच हाफ में कौन कौन सी बोन है, एक तो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है स्कैपुला, और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर जो होती है ना हमारी कॉलर बोन क्लैविकल, ठीक है। कैसे, जो ऐसे ही बार पेल्विक गर्डल भी समझ लो, पेल्विक गर्डल भी पूरी एक ही है गर्डल, बट वो बनी है 2 हाफ की, ठीक है। एक हाफ में, अब यहाँ तो एक हाफ में 2 ही बोन थी, यहाँ एक हाफ में एक ही बोन है। इस पूरे को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे को एक बोन मानते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। ऐसी ही एक कॉक्सल बोन ये रही, यानी पेल्विक गर्डल हमारे पास एक ही है और 1 पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। कह सकती हूँ क्या मैं ऐसा ही यहाँ पर 1 पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल एक ही है हमारे पास, एक ही है बस, ठीक है। 1 लिखो ही ना मत, लिखो ही मत, एक ही होती है। तो पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ, या यू लिखो, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल is made up of 1 scapula and 1 clavicle, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो अब ये जो कॉक्सल बोन है ना, लेकिन ये एक जो बोन आपको दिख रही है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 अलग अलग बोन्स थी और उनके फ्यूजन से बनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉक्सल बोन कितनी बोन्स के फ्यूजन से बनती है। तो देखो कॉक्सल बोन में 3 बोन्स हैं। ये जो आपको बड़ी सी दिख रही है ना, ये तो इलियम है, दिया है क्या उन्होंने नाम, ये रहा इलियम, ILIUM, ये पूरी इलियम है लगभग, ठीक है। यहां पर ये जो बोन आपको दिख रही है, दिस वन, ये प्यूबिस बोन है, ये रहा प्यूबिक ट्यूबर। इन्होंने बहुत टिपिकल तरीके से लेबलिंग की, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना।
ये तो हो गई आपकी इलियम बोन, ठीक है, ये हो गई प्यूबिस बोन, इलियम, प्यूबिस और एक इशियम बोन और होती है, दिखाया क्या उन्होंने कहीं लेबल करा, इशियल स्पाइन, ये समझ लो, ये वाली जो लगभग बोन होती है ना, ये इशियम है, नीचे प्यूबिस है और ये इलियम है, इलियम इशियम प्यूबिस, ठीक है। ऐसे तुम्हें कुछ भी डिमार्केशंस नहीं करने, सिर्फ समझने के लिए नाम पता होना चाहिए। तो कॉक्सल बोन इज द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम प्लस इशियम प्लस प्यूबिस। इलियम कहीं और भी आता है, वो ILEUM है, इंटेस्टाइन वाला इलियम, ये ILIUM है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और तो ये हमारी पेल्विक गर्डल बन गई। अब हमारी पेक्टोरल गर्डल में हमारा हैंड कैसे आके फिट होता है, तो हैंड की सबसे पहली बोन तो पता है आपको, ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड है वो स्कैपुला बोन में कैविटी होती है, जिसको ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये रही, यहाँ पे स्कैपुला में ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, इस ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जाता है, ठीक है। और स्कैपुला बोन में बच्चों इसके और स्ट्रक्चर्स भी याद रखना। ये देखो, ये स्कैपुला बोन में एक प्रोसेस निकला रहता है, कोरेगॉइड प्रोसेस, सामने की तरफ, पीछे की तरफ एक रिज निकली रहती है, इसलिए एनसीईआरटी में दी है, तो पूछ लेते हैं। एक्रोमियन, यानी अगर ये फ्लैट स्कैपुला है, हम ऐसे करते हैं हाथ, तो नहीं, यहाँ पे एक उभार सा फील होता है हमें, वो उभार एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस तो जुड़ता है क्लैविकल के साथ, और कोरेगॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो जुड़ती है हेड ऑफ ह्यूमरस से, ठीक। तो आप तो बस इतना सा याद रखो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे बना, हेड ऑफ ह्यूमरस इज अटैच्ड विद ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। यहां कैसे जुड़ रही है हमारी फीमर बोन, पैरों की बोन फीमर है ना, थाई बोन, तो ये जो फीमर है इसके लिए यहाँ पर इस कॉक्सल बोन में अगेन एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं इस कैविटी को, देखा नहीं क्या, पता नहीं, लिख देती हूँ, एसिटाबुलम। मिक्स मत कर देना, ग्लिनॉइड कैविटी तो पेक्टोरल गर्डल में है, हैंड में है, और एसिटाबुलम हिप बोन में है, ठीक है। इस एसिटाबुलम में फीमर का हेड आके फिट हो जाता है, तो बनता है दूसरा ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि साइनोवियल जॉइंट, हिप जॉइंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। दोनों आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी हुई है, और इवन ये जो हमारी कॉक्सल बोन है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई है बच्चों। ये देखो, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रम दिखाया आपको, 5 बोन्स का जो फ्यूजन है, ये कॉकेक्स दिखाइए 4 बोन्स का जो फ्यूजन है, इस सैक्रम के साथ जुड़ जाता है। बहुत सारे जॉइंट्स हैं, पर आपको सबको डिटेल में नहीं समझना, हल्का फुल्का सा दिमाग में रखना है डायग्राम, ठीक है। अब बताओ भाई मुझे ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, क्या पेक्टोरल गर्डल में एसिटाबुलम है क्या, नहीं। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट का मतलब तो समझते हो ना, जुड़ना, विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बिल्कुल ठीक। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, ये तो सही लिखा है कि पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम होता है, बट क्या उसपे ह्यूमरस जुड़ता है कि फीमर जुड़ता है, फीमर जुड़ता है, यहाँ पर फीमर होना चाहिए था। एंड हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ग्लिनॉइड कैविटी, तो गड़बड़ हुई क्या, पेल्विक गर्डल में ग्लिनॉइड कैविटी नहीं होती, तो ऑप्शन बी। ऐसे चारों ऑप्शन पढ़ लेने से ना चीजें रिवाइज हो जाती है, पक्की हो जाती है दिमाग में, तो सही ऑप्शन मिलते ही छोड़ मत दिया करो, देखा करो बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, तब याद होगी चीजें। हाँ, जब टाइम लिमिट सेट करके पेपर दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो सही ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर हमेशा आदत डालो, चारों ऑप्शन पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। हो गए क्या भाई इसके क्वेश्चन? अच्छा, कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं। मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशन एंड इनवॉलंटरी आर, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक, मसल्स में स्ट्राइशंस भी हैं पर फिर भी इनवॉलंटरी है, तो कौन सी मसल्स हुई, कार्डियक मसल्स, ये रही मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। ये तो स्मूथ मसल्स हुई, लोकोमोशन में जो इन्वॉल्व है वो स्ट्राइटेड वॉलंटरी मसल्स हुई, आईलिड में इवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में थोड़ी बहुत इनवॉलंटरी भी होती हैं, बट ये नेचर वाली मसल्स तो हार्ट में है, कार्डियक मसल्स। मैच द कॉलम, स्टर्नम फ्लैट बोन है, थोरेसिक केज के फ्रंट में होती है, ग्लिनॉइड कैविटी अभी बताया पेक्टोरल गर्डल में आती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जहां पे फ्लूइड है साइनोवियल जॉइंट, एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्री में, ठीक है, 2 वर्टिब्रीज के बीच में। तो मैच कर लो, ए को 4th से मैच करना है, बी को 3rd से करना है, ये रहा ऑप्शन, ठीक, खत्म। अच्छा, हो गए क्वेश्चंस, तो चलो
काफी अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ लिया लगभग, है ना, बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब अगेन जैसा हमेशा बोलती हूँ मैं, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना, ये गलती मत करना। देखो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बोलते हैं मैम हमें तो बहुत अच्छे से आता है, हमने तो पढ़ रखा है, एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं बच्चों, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, तभी उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी, क्योंकि एग्जामिनर तो एनसीईआरटी को देखकर पेपर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने तरह तरह की रिफ्रेशर बुक से पढ़ रखी तो किसी रिफ्रेशर को उठा के पेपर बनाएगा। तो जो सामने चीजें दिखेंगी वो क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। जो बोल्ड है एनसीईआरटी में, हाईलाइटेड है, हेडिंग्स हैं, डायग्राम में चीजें दिख रही हैं, तो उन्हें आप बार बार देखो। रिवीजन टाइम पर जब उन्हें बार बार देखोगे, इतनी सारी चीजें पढ़ी आपने, 38 चैप्टर है 11th 12th में मिलाकर, सब कुछ थोड़ी ना ब्रेन में एकदम पक्के से याद है। तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेंगी, जब आप उस बुक से पढ़ोगे जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना इस चैप्टर को, अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो नहीं आए वो डाउट्स अपने पूछ लेना टेलीग्राम पे चाहे कमेंट बॉक्स में। ओके।